एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सीपीसी का रैपिड रिवीजन पार्ट 2 है, ये कंटिन्यू करेंगे जहां तक हम लोगों ने कल कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो देख सकते हैं। ये वीडियो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए आपके जो थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बट स्पेसिफिकली इस वीडियो में मतलब ये जो रैपिड रिवीजन की सीरीज़ है इसमें मैं ये नहीं बताने वाली कि किस तरीके से आपको मेंस के आंसर्स लिखने हैं। बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। और आपका प्री का कोई भी क्वेश्चन, अगर आपने ये रैपिड रिवीजन की सीरीज देख ली तो प्री का क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने 35B तक कर लिया था, यानी कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, और हम लोगों ने कुछ ऑर्डर्स भी देखे थे उसके साथ। जैसे ऑर्डर 1 देखा था, ऑर्डर 2 देखा था, 3 4 देखा था, 5 देखा था, और प्लीडिंग और प्लेंट रिटन स्टेटमेंट यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। और ऑर्डर 9 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, जो देखो ऑर्डर 9 सिर्फ और सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसमें सिर्फ प्री में पूछा जाता है, ठीक है, चीज़ें, बाकी मेंस के लिए वो इतना रेलिवेंट नहीं है। तो ये सारी बातें हो गई, कल का ओवरव्यू हो गया। अब हम लोग आज 36 से शुरू करेंगे, यानी कि एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग से शुरू करेंगे। देखो व्हाट आई थिंकिंग, ये ऐसा है कि सब कुछ एक, देखो अब ये पार्ट 2 में भी सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप जानते हो सीपीसी वास्ट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसमें ऑर्डर्स भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्डर्स के लिए एक अलग से वीडियो आनी चाहिए, ठीक है। इसका एक अलग से पार्ट बनना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, इसी तरीके से रिविजन की तरह मैं आप लोगों को उसमें इंपॉर्टेंट भी बता दूं, क्या आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको लिख करके देख लेना चाहिए एक बार। तो वो सारी चीज़ें अगली वीडियो में मैं चाहती हूँ कि कवर हो जाए, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। और इसमें जो है हम कुछ सेक्शंस, और अगर कहीं पर लगता है कि मुझे ये ऑर्डर उसके साथ पढ़ा देना चाहिए तो वो ऑर्डर भी हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 36। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना बेयर एक्ट आप अपने पास रखें, क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ, अगर आपका बेयर एक्ट आपके पास नहीं है, एक वर्ड नहीं समझ में आएगा। जहाँ पर अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आपका बोर्ड पर लिख दूंगी। कोई अगर केस होगा, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है जो आपको लिखना ही लिखना है या प्री में आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं लिख दूंगी। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये जो वीडियो है रैपिड रिवीजन की, ये पूरी जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उस पर, उसके एनालिसिस पर बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 36 सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स के बारे में बताया। इसमें सिंपल सी ये बात कही गई है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे ऑर्डर्स पर भी उसी तरीके से एप्लीकेबल होंगे जैसे कि वो डिक्री पर एप्लीकेबल होते हैं। पहली बात, सेक्शन 36 में हमें डेफिनेशन बता रखी है जो कोर्ट डिक्री पास करेगी। तो 2 बातें बताई हैं इसमें, मार्क कर लीजिए। सबसे पहला, कोर्ट हम उसको कहेंगे जिसने डिक्री पास करी है, जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, और या फिर कोर्ट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन होता उस सूट को ट्राई करने का, ठीक है। मतलब ये इस बात का क्या मतलब है कि उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होता, कि मतलब अगर वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस सीज कर जाता, ठीक है, सीज टू एग्जिस्ट हो जाता, मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस ना रहता, तो दूसरी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होता। तो ये बातें इसमें बताई हुई हैं। फिर सेक्शन 38 में हमें बताया है कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। ये कई बार पूछा जाता है कि वो कौन सी कोर्ट है जो डिक्री एग्जीक्यूट करेगी। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स में, अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो इसका आंसर है कि कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है ऑब्वियसली वो एग्जीक्यूट कर सकती है, और या फिर ट्रांसफर भी होती है डिक्री, हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो जिस कोर्ट को डिक्री ट्रांसफर करी गई है एग्जीक्यूशन के लिए, वो कोर्ट भी डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकती है, ठीक है। अब अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप इसको रिलेट कर सकते हैं आर्टिकल 136 ऑफ लिमिटेशन एक्ट से, ठीक है, कि जिसमें ये बताया गया है कि एप्लीकेशन को मतलब एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को अगर फाइल करना है तो उसके लिए 12 साल का टाइम दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। 12 साल का टाइम पीरियड, अच्छा खासा टाइम पीरियड दिया जाता है डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो ये आप अगर लिख लेंगे तो अच्छी बात होगी, लिमिटेशन एक्ट का एक आर्टिकल आपका तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 39 हमें ट्रांसफर ऑफ डिक्री के बारे में बताता है। ट्रांसफर ऑफ डिक्री में ये बताया गया है, इसको आप कनेक्ट करेंगे ऑर्डर 21 रूल 5 से, पहली बात। दूसरी बात की ट्रांसफर ऑफ डिक्री में ये बताया गया है कोर्ट विच पास्ड डिक्री ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर एप्लीकेशन, देखो ये होता कौन से केसेस में, डिक्री होल्डर कब एप्लीकेशन लगाएगा कि भाई कोर्ट आप डिक्री मतलब एग्जीक्यूशन के लिए आप ट्रांसफर कर दो, जब उसको ऐसा लग रहा है कि दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में है, डिफेंडेंट की जो प्रॉपर्टी है, जिसको जो भी कुछ कराना है उस प्रॉपर्टी से, वो दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में है। तो उस केसेस में जो है वो जो हमारा प्लेंटिफ, जो हमारा मतलब डिक्री होल्डर होता है, वो ट्रांसफर करा सकता है डिक्री को। एक तो हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर पर, और दूसरा जो आप सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कोर्ट सुओ मोटो भी ऐसा कर सकती है, कोर्ट सुओ मोटो भी ऐसा कर सकती है।
तो कब हो सकता है? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर एंड ऑन इट्स ओन मोशन भी कोर्ट कर सकती है। कोर्ट जो है, जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है वो डिक्री को ट्रांसफर कर सकती है, उनकी डिस्क्रिशन पर है, किसी अनदर कोर्ट को, जिस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन है फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, किस लिए ट्रांसफर करेगी? एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफर करेगी। कौन से ग्राउंड्स पर करेगी, हम लोगों ने इतनी चर्चा कर ली है तो हम वो भी देख लेते हैं। पर्सन अगेंस्ट हुम डिक्री पास रिसाइड्स, मतलब जहां पर जिस पर्सन के अगेंस्ट जो जजमेंट लेटर है वो बाहर किसी ज्यूरिसडिक्शन में रहता है और उस कोर्ट का वहां पर ज्यूरिसडिक्शन नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली कोर्ट डिक्री ट्रांसफर कर देगी उस कोर्ट में। ठीक है, या फिर उस पर्सन के पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है वहां उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में। यहाँ पर दूसरे कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में तो है जहां पर कोर्ट डिक्री को ट्रांसफर करे एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन वहां पर नहीं है, तो तब भी एक ग्राउंड बन सकता है कि कोर्ट डिक्री ट्रांसफर कर देगी। तीसरी बात कि डिक्री डायरेक्ट कर रही है सेल या डिलीवरी इमूवेबल प्रॉपर्टी की आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। डिक्री में खुद ही जो है वो डायरेक्ट कर रही है कि नहीं, बाहर से ही करवाना पड़ेगा, यहाँ पर उसकी कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, तो और या फिर कोई अदर रीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है और इसका एक सबसेक्शन 4 जरूर देख लीजिएगा। सबसेक्शन 4 में अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी कोर्ट जो है डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं करा सकता है उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर। कोई भी कोर्ट, नो कोर्ट कैन एग्जीक्यूट अ डिक्री आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। ये आपका लिखा है सबसेक्शन 4 में। क्या लिखा है? नो कोर्ट कैन एग्जीक्यूट a decree outside its jurisdiction। तो ये आप चाहें तो लिख लें। सबसेक्शन 4 में बस इतनी बात लिखी हुई है, बस उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के वो बात लिखी हुई है, मतलब बेयर लैंग्वेज इतनी आसान नहीं लिखी है कि आसानी से समझ में आ जाए। तो यही लिखा हुआ है, आप अपने सबसेक्शन 4 के आगे इसको लिख सकते हैं सेक्शन 39 में। ठीक है, बस इतना हो गया हमारा सेक्शन 39। और आपका देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके सेक्शन 39 में, ये आपका सबसेक्शन 1 का सबसे पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन एप्लीकेशन लगा सकता है। सबसेक्शन 2 में सुओ मोटो लिखा हुआ है। सबसेक्शन 4 आपका इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिख करके दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 40 जिसमें ये बताया गया है कि ट्रांसफर हो सकता है डिक्री का, दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से एग्जीक्यूट करी जाएगी जैसे कि वो उस स्टेट में करती। ठीक है, उसी तरीके से एग्जीक्यूट करी जाएगी। ऑफ दैट स्टेट का मतलब है जहां पर ट्रांसफर हो रही, जिस तरीके के रूल्स वहां पर हैं उस स्टेट में जहां पर डिक्री ट्रांसफर करी जा रही है वही सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, सेक्शन 41 में क्या बताया है? रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड। देखो जैसे मान लो कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, उसने जब दूसरे कोर्ट को डिक्री ट्रांसफर करी तो जो भी कुछ उन्होंने एग्जीक्यूशन के लिए किया है, जो ट्रांसफर्ड कोर्ट है, जो सेकंड कोर्ट है, जो भी कुछ उन्होंने किया है वो सारी चीजें सर्टिफाइड करेंगे, फर्स्ट कोर्ट को बताएंगे कि सर हमने ये सारी चीजें जो है एग्जीक्यूशन के लिए करी है, तो वो उन्हें सर्टिफाई करना होगा। ठीक है, मतलब ये स्टेप्स उन्होंने लिए। फिर सेक्शन 42 हमें पावर ऑफ कोर्ट बताता है। पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर्ड डिक्री, तो सेम पावर है जैसे कि कोर्ट जो डिग्री पास कर रही है उसी तरीके की सेम पावर इनके पास भी है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज और है जो आपका क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी लिखा हुआ है ना, इसमें देखो ये बात बताई है कि पहले तो देखो हम लोग सबसेक्शन 2 पढ़ लेते हैं। विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, द पावर ऑफ कोर्ट्स अंडर दैट सबसेक्शन शैल इंक्लूड द फॉलोइंग पावर ऑफ द कोर्ट व्हिच पास द डिक्री, नेमली पावर टू सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट अंडर सेक्शन 39। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने डिक्री ट्रांसफर करी उस कोर्ट को दूसरे कोर्ट को, तो अब जो दूसरा कोर्ट है वो अगर चाहे तो किसी थर्ड कोर्ट को भी डिक्री ट्रांसफर कर सकता है। समझे? देखो जैसे अगर मान लो कि लखनऊ ने अगर बाराबंकी में कोई डिक्री ट्रांसफर करी है, ठीक है, अब अगर बाराबंकी चाहे तो, अगर बाराबंकी को लग रहा है कि नहीं हमारे कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है या फिर हम नहीं कर सकते इसको ट्राई, या मतलब हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो बाराबंकी की कोर्ट अगर चाहे तो वो कानपुर में डिक्री ट्रांसफर कर सकती है। ये समझ में आया? तो ये उसकी एक पावर है। ठीक है, ये वो कर सकती है। दूसरी बात क्या है? पावर टू एग्जीक्यूट द डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज जजमेंट लेटर। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो कोर्ट आपका एग्जीक्यूट कर रही है, जिसको ट्रांसफर करी गई है डिक्री, वो है कि वो अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकती है। तीसरी बात की पावर है उसके पास डिक्री को अटैच करने का, अटैचमेंट ऑफ अ डिक्री का, ऑर्डर करने का। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है और कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 43 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देखना चाहो तो देख लेना।
इसमें पावर नहीं बता रखी। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास्ड बाय सिविल कोर्ट्स इन प्लेस टू विच कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड। इसमें बस ये बता रखा है कि जो है सिविल कोर्ट के द्वारा पास करा गया है जहां पर सीपीसी एक्सटेंड नहीं करता है तो उसी मैनर में एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे कि प्रोवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि प्रोवाइडेड है जहां पर सीपीसी अप्लाई करता है तो उसी मैनर में ये जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर सेक्शन 44 नॉट सो इम्पोर्टेंट पास्ड बाय रेवेन्यू कोड के बारे में बात करा गया है। सेक्शन 45 नॉट सो इम्पोर्टेंट आउटसाइड इंडिया के बारे में बताया गया। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलेवेंट है, दैट इज प्रिसेप्ट्स। कई बार इससे क्वेश्चन आता है प्रिसेप्ट्स होता क्या है। अगर हम बहुत ज्यादा लेमैन लैंग्वेज में देखें तो प्रिसेप्ट एक तरीके का ऑर्डर होता है। ठीक है, ये ऑर्डर जो है ये ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो कोर्ट इश्यू करती है जो कि डिक्री को पास कर रही है। ठीक है, तीसरी बात कि अनदर कोर्ट को किया जाता है प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए। किसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए? जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को। भाई डिक्री होल्डर की तो प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी, है ना। लॉजिकली डिग्री होल्डर की प्रॉपर्टी क्यों अटैच होगी? जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी अटैच होगी। बस इसमें जो मेन बात है वो याद रखने वाली ये है कि वैलिडिटी जो होती है अटैचमेंट की, जो वैलिडिटी होती है अटैचमेंट की ऑफ प्रॉपर्टी, ये 2 महीने तक की होती है। ये प्री में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये 2 महीने जितनी बार हाईलाइट कर सकते हो हाईलाइट कर लो। ये बात आपको याद रखनी है कि जो प्रिसेप्ट्स की वैलिडिटी होती है वो 2 महीने की होती है। और या फिर अगर कोर्ट एक्सटेंड कर दे तो बात अलग है, वरना 2 महीने की होती है। ठीक है, जनरली। सबसेक्शन 1 इसका एक बार पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। देखो बेसिकली ये होता क्यों है, इसको ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को बताऊं तो रिस्ट्रेन करने के लिए, कि जजमेंट डेटर को रिस्ट्रेन करने के लिए कि ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी बेच दे। ऐसा ना हो कि जजमेंट डेटर प्रॉपर्टी बेच दे तो कोर्ट कहता है, मतलब ये आपका ये डिग्री होल्डर कहता है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी जो है पहले से अटैच कर लो। ऐसा ना हो कि ये प्रॉपर्टी बेच दे तो हम पैसा रिकवर कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बात है। इसका सबसेक्शन 1 पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर ऑफ द कोर्ट, डिग्री होल्डर एप्लीकेशन लगाएगा विच पास द डिग्री कोर्ट, ये कोर्ट के कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है, कोर्ट जिसने डिग्री पास करी है, व्हेनेवर इट थिंक्स फिट, जब उन्हें सही लगता है, इश्यू अ प्रिसेप्ट टू एनी अदर कोर्ट, वो एक प्रिसेप्ट इश्यू करेंगे किसी दूसरे कोर्ट को, विच वुड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट सच डिग्री टू अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर एंड स्पेसिफाइड इन द प्रिसेप्ट। बस इतनी सी बात जो है इसमें बताई गई है। और सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि कोर्ट जो है वो इसी तरीके से प्रोसीड करेगा प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए जो मैंने प्रिस्क्राइब किया गया है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 2 महीने का टाइम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 47 पर। सेक्शन 47 आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ 3 जो है वो चीजें, जो कीवर्ड इसमें लिखे हुए हैं वो आपको याद रखने हैं। क्या बताता है सेक्शन 47? सेक्शन 47 हमारा कहता है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, कि क्या कोर्ट जो डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है वो डिक्री के बिहाइंड जा सकती है? बिहाइंड जाने का मतलब है क्या वो मेरिट्स ऑफ केस देख सकती है? मेरिट्स ऑफ केस का मतलब है कि क्या ये देख सकती है कि क्या एविडेंस सही से लिए गए थे कि नहीं लिए गए, डिक्री सही से पास हुई या नहीं हुई? क्या कोर्ट ये देख सकती है जो डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। कोर्ट ऐसा जो डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है वो ऐसा नहीं देख सकती। तो क्या देख सकती है? सेक्शन 47 में लिखा हुआ है क्या देख सकती है। देखेगी, एग्जीक्यूशन के बारे में बताएगी, डिस्चार्ज के बारे में बताएगी और सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री के बारे में बताएगी। बस ये 3 काम है आपके जो कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही है। क्या? एग्जीक्यूशन, सेटिस्फैक्शन एंड डिस्चार्ज। ये 3 काम है उनके पास। ठीक है, प्लस अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटिंग टू द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो टू परचेज करने के लिए, ठीक है, तो वो देख सकती है। और अगर आप देखो, आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा प्री में, आपको पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कोर्ट डिटरमाइन करेगा जो डिग्री को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एक तो आपका ऑप्शन होगा एग्जीक्यूशन, दूसरा आपका ऑप्शन होगा डिस्चार्ज, तीसरा आपका ऑप्शन होगा सेटिस्फैक्शन और चौथा आपका ऑप्शन होगा मॉडिफिकेशन। तो आपको किस पे लगाना है? मॉडिफिकेशन पे। मतलब क्या नहीं कर सकता कोर्ट? तो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। लिख लीजिए अपने बियर एक्ट में कि कोर्ट जो है जो डिग्री को एग्जीक्यूट कर रहा है वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। कौन पार्टी होता है सूट के लिए अंडर सेक्शन 47? तो प्लेंटिफ है जिसका सूट डिसमिस किया गया, डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट डिसमिस किया गया, और परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब हम आते हैं आपके सेक्शन 48, तो आपका रिपील हो गया। 49 ट्रांसफरी के बारे में बताता है, ट्रांसफरी ऑफ डिक्री।
ट्रांसफरी ऑफ डिक्री जो है, every transferee of a decree shall hold the same subject to the equities, if any, which the judgment debtor might have imposed against the original decree holder. तो यहाँ पर जो है डिक्री ट्रांसफर करी गई है, ये पोजीशन होल्ड करता है उसकी जजमेंट डेटर विच माइट हैव एनफोर्स्ड अगेंस्ट द डिक्री होल्डर. ये सेम इक्विटी के उस पे होता है. ट्रांसफरी जो है रिस्टोर बेनिफिट्स रिस्टोर करता है, जो भी बेनिफिट्स उसको मिले. ठीक. फिर सेक्शन 50 है. सेक्शन 50 जो है हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताता है. तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो आपको पढ़ना है. देखो जब भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो प्री में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस एक्सटेंट तक लाइबल है. ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये बनता है. मेंस का क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो आपको 2 सेक्शंस लिखने हैं. इसमें सेक्शन 50 भी लिखना है और आपको सेक्शन 2 क्लॉज 11 भी लिखना है, जो हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन देता है. दोनों चीजें लिखनी है, नहीं तो नंबर कटेंगे. सेक्शन 50 हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बता रहा है. क्या बता रहा है कि जब जजमेंट डेटर मर गया है, जजमेंट डेटर की मृत्यु हो गई है, डिक्री फुल्ली सेटिस्फाई अभी नहीं हो पाई है, तो डिक्री होल्डर जो है कोर्ट को अप्लाई करेगा कि भाई मेरी अभी तो मेरी डेट सेटिस्फाई नहीं हुई है, मतलब मेरे जो है अभी डिग्री को सेटिस्फाई नहीं किया गया है, तो कृपया जो है इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाए मेरे जो है डिग्री को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है, एग्जीक्यूशन होने के लिए. लायबिलिटी बस आपको इतना याद रखना है कि लायबिलिटी एलआर की कितनी होगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कितनी होगी, उतनी ही प्रॉपर्टी तक एक्सटेंड करेगा जितनी प्रॉपर्टी उस डिसीज्ड की प्रॉपर्टी उसके हाथ में आई है. इन द हैंड्स ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव जितनी प्रॉपर्टी डिसीज्ड की प्रॉपर्टी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में आई है, उतनी ही प्रॉपर्टी के लिए जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल है. क्या मतलब है इस बात का, जितनी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आई है. देखो जैसे मान लो 20 लाख का मामला था प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में. ठीक, मतलब यह जजमेंट डेटर और आपके डिक्री होल्डर के बीच में 20 लाख का या 30 लाख का मामला था मान लीजिए. ठीक है, 30 लाख का मामला था. अब ऐसा हुआ है कि जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जजमेंट डेटर का, उसके पास जो आपके जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है, जो डिसीज्ड की प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए की ही आई है. तो सिर्फ 20 लाख रुपए ही सेटिस्फाई किए जाएंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से. क्यों? क्योंकि उतनी ही प्रॉपर्टी उसके हाथ में आई है. ठीक है, ये नहीं कि अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है किसकी, अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, उसको नहीं छुआ जाएगा. ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया जाता है. सिविल केसेस में कहीं पर भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया जाता है. जितनी डिसीज्ड की प्रॉपर्टी उसके पास आई है, ठीक है, जितनी डिसीज्ड की प्रॉपर्टी उसके पास आई है, उतनी ही जो है उसी तरीके से बस उतना ही अमाउंट जो है उससे रिकवर किया जाएगा. ये बात आप याद रखिएगा, आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम आएंगे सेक्शन 51 पे. अब यहाँ से जो है थोड़ा सा चीजें शुरू हो गई हैं अच्छी, और इससे जो है काफी क्वेश्चंस बनते हैं. तो यहाँ से आप थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा लेंदी मैटर हो गया. प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन 51 से 54 में हमें दिया हुआ है. 51 में हमें पता चलता है कि कोर्ट की पावर क्या है, जो है एग्जीक्यूशन किस तरीके से इन्फोर्स करेगा, या अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है. अब ये जो है आपको ऑर्डर 21 से रिलेट करके पढ़ना है. ठीक है, ऑर्डर अभी मैं ऑर्डर पे एम्फेसिस नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ऑर्डर में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है और ऑर्डर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते. ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. तो कल या परसों जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी, तो उसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो होगी सीपीसी की, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि क्या आपको पढ़ना है ऑर्डर में और क्या आप जो है छोड़ करके जा सकते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सेक्शन 51 जो है पावर ऑफ कोर्ट के बारे में बताता है, यानी कि मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में बताता है. डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पर कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. किस तरीके से, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी करा दो भाई, या तो अटैचमेंट एंड सेल करा दो, अरेस्ट और डिटेंशन करा दो, या अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हो जाए, या फिर कोई दूसरा मैनर भी जैसा कोर्ट को ठीक लगे. ठीक है, जब कहीं भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होगा पेमेंट ऑफ मनी का, तो डिटेंशन नहीं होगा प्रिजन में डिटेंशन नहीं होता है अनलेस जजमेंट डेटर. देखो सुनो मेरी बात ध्यान से समझना. अब देखो सिर्फ सुनने का काम है आप लोगों को, अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर मिस किया तो चीजें बाउंसर जाएंगी. यहाँ पर बात को समझो. हमने देखा कि मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी करा दो, अटैचमेंट एंड सेल करा दो, अरेस्टेड डिटेंशन करा दो, आपका अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हो जाए, या फिर कोई अदर मैनर होगा. ये 5 तरीके हमने देखे. ठीक है, अब अगर ऐसा हो रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब कुछ पैसों का अगर पेमेंट करना है, तो डिटेंशन नहीं हो सकता प्रिजन में, यानी कि जो जजमेंट डेटर है उसको हम सलाखों के पीछे सिविल प्रिजन में नहीं डाल सकते हैं, अनलेस
उसके लिए बता रखे कि अगर ऐसा कुछ है तो डाल सकते हैं, अनलेस क्या इज लाइकली टू एब्सकॉन्ड और लीव लिमिट्स ऑफ लोकल ज्यूरिसडिक्शन, अगर ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रहा है, ऐसा है कि भाग जाएगा तो डाल दो भाई प्रिजन में। डिसऑनेस्टली अगर ऐसा लग रहा है कि वो ट्रांसफर कर देगा प्रॉपर्टी, कंसील कर देगा या रिमूव कर देगा कोई पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से, तो हटा दो। रिफ्यूज कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं डिक्री का अमाउंट पे करने के लिए, तो भाई आप डाल सकते हो। डिक्रीज फॉर द सम विच जजमेंट डेटर इज बाउंड टू पे इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, तो भी जो है आप उसको सिविल प्रिजन में डाल सकते हो। बस इतनी बात आपको सेक्शन 51 में याद रखनी है, ठीक। बात देखो, जो क्वेश्चन बनता है प्री में आपको ये मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन से बनता है कि क्या इसमें से मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन है और क्या नहीं, ठीक। सेक्शन 52 में हमें एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताया हुआ है, तो ये तो हम लोगों ने देखा, फिर से देख लेते हैं। मतलब सेक्शन 50 में तो ये बताया गया, सेक्शन 52 में थोड़ी सी और बात वही सेम ही कर रहा है। क्रक्स जो है आपका जो सेक्शन का वो सेम ही है। क्या है कि जब जजमेंट डेटर की मृत्यु हो गई है, अगर डिक्री ऑफ पेमेंट ऑफ मनी है तो अटैचमेंट और सेल होगा किसका, प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड का, ठीक है। अटैचमेंट एंड सेल हो सकता है प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड का। फिर सेक्शन 53 हमें लायबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। तो ये कहता है, देखो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना कि जो प्रॉपर्टी, वही जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। देखो जैसे कोई फादर है, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, मुकदमा चल रहा था उनका, ठीक है। अब फादर की जो प्रॉपर्टी उनके बेटे में वेस्ट करी है उनकी डेथ के बाद, तो उतनी ही प्रॉपर्टी जो डिसीज्ड की प्रॉपर्टी उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि उनका बेटा उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुआ, तो जितनी उस बेटे के पास आई है बस उतनी ही प्रॉपर्टी से जो है अमाउंट को रिकवर किया जाएगा। अगर उस बेटे की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उससे जो है कोई मतलब नहीं होता है कोर्ट को, सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टी से मतलब होता है जितनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में प्रॉपर्टी आई है, ठीक है। तो यही बात ही कह रहा है सेक्शन 53 ने, साफ एकदम क्लियर कर दिया है कि लायबिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की होती है, यानी कि जो प्रॉपर्टी वेस्ट करी किसी और के अंदर उनकी डेथ के बाद। सो व्हेन प्रॉपर्टी इज इन हैंड्स ऑफ द सन और अदर डिसेंडेंट, दे आर लायबल अंडर हिंदू लॉ फॉर द पेमेंट ऑफ डेट ऑफ डिसीज्ड एंसेस्टर। तो उनकी मृत्यु के बाद वो लायबल है उस डेट की पेमेंट के लिए, ठीक है। फिर सेक्शन 54 में पार्टीशन ऑफ एस्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर के बारे में बताया। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा करेगा, तो ये ऐसा कलेक्टर करते हैं, ठीक है। कलेक्टर के पास पावर होती है करने की, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपके पास है सेक्शन 55 से 59। अब ये हमें अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बताता है। फिर से सुनो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 55 में अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में हमें बताया हुआ। सेक्शन 55 ये कहता है कि अरेस्ट और डिटेंशन जो है जजमेंट डेटर का इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होगा, किसी भी समय हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है, जब उसको लाया गया कोर्ट में उसको डिटेन किया जा सकता है, प्रिजन में, सिविल प्रिजन में डिटेन किया जा सकता है, ठीक है। देखो सिविल लॉ में क्या होता है ना, सीपीसी का अपना जो प्रोसीजर है उसमें बहुत कम जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि सिविल प्रिजन में डाल दो, ठीक है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे इसका ये पर्सपेक्टिव ही नहीं है। बाकी क्रिमिनल लॉज में आप देखते हो, सीआरपीसी में देखते हो कि नहीं पकड़ा तो अरेस्ट करके ले आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन यहाँ सीपीसी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बस सीपीसी में ये है कि प्रीपॉन्डरेंस वाला सिस्टम है। प्रीपॉन्डरेंस का क्या मतलब है कि अगर 51% भी केस अगर प्रूव हो जा रहा है तो मान लिया जाएगा कि ठीक है, ये सारी चीजें जिसने 51% केस प्रूव कर लिया तो वो जो है आपका डिक्री होल्डर हो जाता है, ठीक है, उसके फेवर में चीजें चली जाती है। लेकिन क्रिमिनल केसेस में तो ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल केसेस में आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है केस प्रूव करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, ठीक है। सेक्शन 55 अरेस्ट और डिटेंशन बता दिया मैंने आप लोगों को कि जब उसको इट में डिटेन में का मतलब है कि कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन है, कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि उसको उठा के सिविल प्रिजन में डाल दिया। रूल्स ऑफ अरेस्ट क्या है देख लो, कोई एंट्री नहीं होगी ड्वेलिंग हाउस में। ड्वेलिंग हाउस क्या होती है, ड्वेलिंग हाउस एक ऐसी जगह जहां पर लोग रह रहे हैं, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, ठीक है। कोई भी ब्रेकिंग नहीं होगा आउटर डोर का, मतलब जो पुलिस वाले हैं वो दरवाजा तोड़ करके उसको अंदर नहीं घुस सकते हैं, ड्वेलिंग जो कि ऑक्यूपाइड है बाय द जजमेंट डेटर, ड्वेलिंग हाउस, अनलेस वो रिफ्यूज करे। अगर वो रिफ्यूज करे तो फिर तो है उनके पास अथॉरिटी कि वो अंदर जा सकते हैं। और अगर कोई ऐसी पर्दानशी वुमेन है, ठीक है, जिसने ऑक्यूपाई कर रखा है वो घर जहां पर वो गए हैं और वो जजमेंट डेटर नहीं है, तो उसको जो है नोटिस देंगे कि मैम आप विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर डिक्री पेमेंट ऑफ मनी के लिए है एंड ऑन द अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर, डिक्री पेमेंट ऑफ मनी की थी और जब जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर लिया गया तो उसने अमाउंट पे कर दिया, तो रिलीज हिम एट वंस, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है।
फिर सेक्शन 57 में हमें प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें विमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, अगर मतलब विमेन की अरेस्ट जो है वो प्रोहिबिटेड है अगर डिक्री पेमेंट ऑफ मनी के लिए है। तो ये तो हम हर जगह ही पढ़ते आ रहे हैं कि डिक्री अगर पेमेंट ऑफ मनी के लिए है तो नहीं अरेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली विमेन के लिए प्रोविजन दे रखा है कि विमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा अगर उनके अगेंस्ट है तो, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सेक्शन 57 हमें सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में बताता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट मंथली जो है ये जजमेंट डेटर को कौन देता है, डिक्री होल्डर ये अलाउंस देता है। क्यों देता है, अकॉर्डिंग टू जो है सबसे पहली बात तो कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, ठीक है, उसको सबसिस्ट करने के लिए उसकी रोजमर्रा की जीवन में जो भी चीजें खर्चे वगैरह हो रहे तो उस वजह से दिया जाता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपका 57 हो गया। 58 हमें डिटेंशन एंड रिलीज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, डिटेंशन एंड रिलीज के बारे में। देखो जजमेंट डेटर जो है वो डिटेन कर सकता है सिविल प्रिजन, जजमेंट डेटर नहीं डिटेन कर सकता, जजमेंट डेटर को डिटेन किया जा सकता है सिविल प्रिजन में। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका टाइम लिमिट दे रखा है और ये पैसा बता रखा है कितना, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखना है जजमेंट डेटर को डिटेन किया जा सकता है सिविल प्रिजन में 3 महीने के लिए अगर अमाउंट मोर देन 5000 है तो। 3 महीने के लिए कब किया जाएगा, जब अमाउंट मोर देन 5000 है, ठीक है, तब तो 3 महीने के लिए आप कर दो, ठीक है। दूसरी बात क्या, 6 वीक्स तक के लिए किया जा सकता है अगर मोर देन 2000 है बट लेस देन 5000। 6 वीक्स कब है, मोर देन, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5K से ज्यादा है, नहीं 5K नहीं 2K से ज्यादा है और आपका 5K से कम है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है कि क्या टाइम लिमिट वगैरह दे रखी है। इसके बाद जो है जजमेंट डेटर को रिलीज कर दिया जाएगा कब, ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट मेंशन इन अरेस्ट वारंट टू ऑफिसर ऑफ सिविल प्रिजन। अगर उसने जो है अरेस्ट वारंट का जो भी अरेस्ट वारंट में जो भी पेमेंट वगैरह मेंशन था अगर उसने वो दे दिया तो उसको रिलीज कर दो भाई, ठीक है। जब डिग्री फुल्ली सेटिस्फाई हो जा रही है ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तब रिलीज कर दो। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन ही हैज बीन डिटेन, भाई मान लो कि डिग्री होल्डर की एप्लीकेशन पर, डिग्री होल्डर के कहने पर वो सिविल प्रिजन में उसको डाला गया था, अब उसने ही मना कर दिया, वापस ले ली कंप्लेन, तो जो है उसको निकाल दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि अगर आपके डिग्री होल्डर ने ही सब्सिस्टेंस अलाउंस पे नहीं किया है अंडर सेक्शन 57 उसको, जजमेंट डेटर को, तो भी जो है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका डिग्री होल्डर खुद फंस जाता है ना दे करके, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका जजमेंट डेटर है वो मतलब उसको वो डेट से रिलीज हो गया है, उसको दोबारा से अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक। तो ये हो गई बातें। अब सेक्शन 59 में हमें देखना है कि रिलीज हो सकता है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि रिलीज कौन से ग्राउंड्स पर हो सकता है, तो इलनेस की ग्राउंड्स पर हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट कब करेगी, जब कोई इन्फेक्शियस या कंटेजियस डिजीज हो, और कमिटिंग कोर्ट तब करती है जब कोई सीरियस इलनेस होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं सेक्शन 60 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, कई बार इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो सेक्शन 60 में हमें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया है कि कौन सी प्रॉपर्टी अटैच करी जा सकती है और कौन सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं करी जा सकती है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो कौन सी प्रॉपर्टी अटैच करी जा सकती है, कोई लैंड है, हाउस है, बिल्डिंग है, इट कैन बी अटैच्ड मनी, बैंक नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ह्यूंडई, प्रॉमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड अलग है, सिक्योरिटी फॉर डेट, मनी इन शेयर इन कॉर्पोरेशन। कोई भी अगर जितनी भी सेलेबल प्रॉपर्टीज है, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उन्हें जो है अटैच किया जा सकता है। अब किसे अटैच नहीं किया जा सकता है, यहाँ से खेल हो जाता है और यहाँ से जो है क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है क्या, देखो कोई भी वियरिंग अपैरल है, कुकिंग वेसल्स है, बेड्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ जजमेंट डेटर। अब भाई पहने हुए कपड़े या कुछ ऐसे बेड उठा करके नहीं लेके जा सकते, ठीक है। टूल्स ऑफ आर्टिसंस हैं, इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री एंड सच कैटल एंड सीड ग्रेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये नहीं हो सकता, ठीक है। हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स, ये पढ़ लेना। बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट भी नहीं अटैच करी जा सकती है। मेयर राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस, ये भी नहीं हो सकता। एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, स्टाइपेंड्स एंड ग्रेचुटीज ऑफ पेंशनर्स ऑफ गवर्नमेंट,
wages and laborers and wages of laborers and domestic servant, 1/3 of the salary in execution of any decree for maintenance, नहीं हो सकता. Pay and allowances under Army Act, Navy Act, Air Force Act, compulsory deposit allowance forming part of emoluments and expectancy of succession by survivorship, right to future maintenance. ये future maintenance वाला point कई बार पूछा गया है आपसे, और ये 1/3 ऑफ सैलरी वाला पॉइंट कई बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, अब हम आएंगे सेक्शन 61 पे. सेक्शन 61 हमें कहता है कि पार्शियल एग्जेम्पशन हो जाता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का. मतलब कि एग्जेम्पशन कर देती है स्टेट गवर्नमेंट कि भाई अभी जब तक कि कल्टीवेशन ना हो जाए, तब तक कि उस प्रॉपर्टी को अटैच ना किया जाए. भाई हार्वेस्ट वगैरह हो चुका है सारी चीज, जब तो फिर प्रॉब्लम होगी ना. ऐसे तो अगर आप अटैच करके लेके चले जाओगे तो किसी को भी कुछ भी नहीं मिलने वाला. ठीक है, ना जजमेंट डेटर को मिलेगा ना डिक्री होल्डर को मिलेगा. तो हो जाए एक बार कल्टीवेशन, उसके बाद आप जो है अटैच कर सकते हैं प्रॉपर्टी. ये बेसिकली होता है इसलिए ताकि सपोर्ट कर सके जजमेंट डेटर को और उसकी फैमिली को. सेक्शन 62 में हमें सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस के बारे में बताया. तो इसमें वही सारी बातें लिखी हुई है कि कोई एंट्री जो है ड्वेलिंग हाउस में नहीं होगी बिफोर सनसेट एंड आफ्टर सनराइज. कोई डोर को ब्रेक डाउन वो नहीं करेंगे और नोटिस देना पड़ेगा पर्दानशी वुमेन को विड्रॉ करने के लिए. सेक्शन 63 में हमें बताया प्रॉपर्टी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इन सेवरल कोर्ट्स. तो ये इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा. क्लेम टू बी डिटरमाइंड बाय द हाई कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड. अगर 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट है तो जो हाईएस्ट ग्रेड का कोर्ट है वो डिटरमाइन करेगा. और अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है कोर्ट के ग्रेड में, अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है तो जिसने पहली बार प्रॉपर्टी अटैच करी थी वो देखेगा. ठीक है, अब सेक्शन 64 कहता है प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर द अटैचमेंट टू बी वॉइड. मान लो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो गया, भाई साहब ने प्राइवेट एलिनेशन कर दिया, उन्हें पता है कि अटैचमेंट हो रहा है, उसके बाद उन्होंने किसी को प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो ये चीज वॉइड हो जाएगी, वो सेल जो है वो वॉइड हो जाएगी. सेक्शन 65 हमें परचेजर के टाइटल के बारे में बताता है, यानी कि परचेजर कौन. पहले तो यही पता नहीं हमें परचेजर कौन. परचेजर वो व्यक्ति, जैसे कि जजमेंट डेटर डिक्री होल्डर है, जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी अटैच हुई है या सेल किया गया है जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को. जब सेल किया गया है तो सरकार अपने पास तो वो प्रॉपर्टी रखेगी नहीं, वो कहीं ना कहीं सेल होगी किसी तीसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को. तो वो जो थर्ड पर्सन होता है वो परचेजर होता है, ये आपको याद रखना है. तो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है सेल करी जा रही है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, तो सेल एब्सोल्यूट हो जाती है. इसमें जो है क्वेश्चन आपका ये बनता है, जो लास्ट लाइन आपकी लिखी ना, सेकेंड लास्ट लाइन, when the shall be deemed, the property shall be deemed to have vested in the purchaser from the time when the property is sold. वो हम तब मानेंगे जब प्रॉपर्टी सोल करी गई है, तब नहीं जब सेल एब्सोल्यूट हो गई है. ये ऐसे ही पूछा जाता है एज इट इज कि कब माना जाएगा. तो कब माना जाएगा कि वेस्टेड है परचेजर में, जब प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया है, ये नहीं जब सेल एब्सोल्यूट हो गई है. लोग इसी में गलती कर देते हैं, सेल एब्सोल्यूट पे लगा देते हैं, गलत हो जाएगा. ठीक है, तो सेल एब्सोल्यूट पर आपको नहीं लगाना है. जब आपका प्रॉपर्टी सोल्ड हो जाए तब माना जाएगा कि वेस्टेड हो गई है परचेजर में, ना कि जब सेल एब्सोल्यूट हो जा रही है. ठीक है, सेक्शन 67 है, फिर वो कहता है कि पावर ऑफ, जो सेक्शंस छोड़ रही हूं मैं वो रिपील्ड है, ये तो इम्प्लाइड है, समझ में आ ही रहा होगा. सेक्शन 67 में पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, इनके पास रूल्स बनाने की. जो भी सेल ऑफ लैंड है यही रूल्स बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ मनी के लिए. ठीक है, इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. फिर सेक्शन 73 हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स के बारे में बताता है. भाई प्रॉपर्टी थी, कोई प्रॉपर्टी अटैच हुई, अब उस प्रॉपर्टी मतलब जो सूट चल रहा था वो कई लोगों के बीच में चल रहा था. वो जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है वो कई लोगों के पास जानी, तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी. मान लो ए भी है, सी भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, ये सारे ही डिक्री होल्डर है, तो किस तरीके से करा जाएगा. तो यहाँ पर जो है, जब मोर देन 1 पर्सन है जो एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट से डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए, पेमेंट ऑफ मनी के लिए, अगेंस्ट द सेम जजमेंट डेटर. जजमेंट डेटर एक ही है लेकिन जो है आपके डिक्री होल्डर कई सारे हैं, तो असेट्स को जो है रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ये पूछा जाता है कि किस तरीके से होता है, तो रेटेबली पे आपको टिक लगा करके आना है. रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग ऑल. सेक्शन 74 हमें रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन के बारे में बताता है. ये कहता है कि जब डिक्री होल्डर के पास पोजेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या परचेजर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है सेल करा गया है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, और वो रेजिस्ट कर रहा है, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जजमेंट डेटर को या एनीवन ऑन हिज बिहाफ, तो कोर्ट जो है डिटेन कर सकती है जजमेंट डेटर को या किसी दूसरे पर्सन को.
मतलब एग्जीक्यूशन नहीं करने दे रहा भाई, रेजिस्ट कर रहा है एग्जीक्यूशन को, जजमेंटेटेड एग्जीक्यूशन नहीं करने दे रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अटैच नहीं करने दे रहा, सेल नहीं करने दे रहा। तो ऐसे में क्या हो सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है सिविल प्रिजन में। टाइम याद रखना 30 दिन के लिए, 30 डेज 30 डेज 30 डेज, हाईलाइट कर लो, ठीक है, 30 डेज के लिए किया जा सकता है। और डिक्री होल्डर को या परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का परचेजर है उसको जो है पोजेशन दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा 74 तक कार्यक्रम खत्म हुआ, मतलब एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आपका खत्म हुआ। अब आपके लिए क्या है, ये इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग आपका सेक्शन 75 से लेकर के सेक्शन 78 तक कमीशंस के बारे में बताया हुआ है। ये वाला जो सेगमेंट है ये आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, सेक्शन 75 हमें बताता है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस, ठीक है। कोर्ट की पावर है कमीशंस को इशू, कमीशन होता क्या है, देखो एक बात बताओ मुझे, क्या कोर्ट हर जगह किसी पर्सन को एग्जामिन करने जा सकती है? क्या मजिस्ट्रेट या जज साहब हर जगह किसी पर्सन को एग्जामिन करने पहुंच जाएंगे? सिविल केसेस में जनरली ऐसा नहीं होता, बल्कि सीआरपीसी में भी, आपका क्रिमिनल लॉ में भी जो है ऐसा नहीं होता, कमीशंस वहां पर भी बैठाए जाते हैं, ठीक है। और कमीशंस यहाँ पर भी होते हैं क्योंकि कोर्ट हर जगह उठ करके नहीं जा सकती, कोर्ट का मतलब है जज साहब हर जगह उठ करके नहीं जा सकते, तो इसी वजह से कुछ कमीशन इशू किए जाते हैं। और ये वाला जो आपका सेक्शन है ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव इन नेचर है, लिख लीजिए वहां पर, सेक्शन 75 इज इलस्ट्रेटिव इन नेचर। सेक्शन 151 यानी कि इनहेरेंट पावर भी कोर्ट यूज करके अगर किसी और तरीके के लिए, अगर किसी और चीज के लिए कोर्ट अगर कमीशन इशू करना चाहे, जो चीजें इसमें लिखी हैं उसके अलावा, तो उसके लिए भी कोर्ट इशू कर सकता है कमीशन, ठीक है। अब किस चीज, ये जो है यही सारी चीजें आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में देखने को मिलेंगी कि पर्सन को एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू हो सकता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए हो सकता है, एग्जामिन या एडजस्ट अकाउंट्स करने के लिए हो सकता है, पार्टीशन अगर कराना है तो भाई कोर्ट कहेगी जाओ देख के आओ किस तरीके से क्या पार्टीशन होगा, कमीशन बैठा देगी, उसके लिए कमीशन को भेज देगी, मतलब कुछ लोग होते, 3-4 लोग होते, यही कमीशन होता है, ठीक है। साइंटिफिक या कोई टेक्निकल या एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए भी कमीशन होता है। कंडक्ट सेल ऑफ पेरिशेबल गुड्स, कोई ऐसे गुड्स हैं पेरिशेबल जो मतलब बहुत जल्दी से ऐसे खराब हो सकते हैं, तो उनकी अगर सेल करवानी है तो उनके लिए भी कोर्ट खुद नहीं जाएगी, कमीशन को जो है इशू करती है। अगर कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट परफॉर्म करना है तो ये सारी चीज़ें जो है कमीशन के द्वारा कराई जाती हैं, ठीक है। क्या नहीं कराया जाता है ये देख लो, क्योंकि यहीं पे खेला हो जाता है, यहीं से जो है आपका क्वेश्चन बनता है। अगर डिक्री को डिक्री एग्जीक्यूट करा सकती है कमीशन? नहीं करा सकती, ठीक। किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती क्या? नहीं कर सकती, तो फिर पुलिस वाला क्या करेगा, ठीक है। और ट्रांसफर भी नहीं होगा, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज भी नहीं होगा। तो 3 चीजें क्या है, डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं करा सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती, और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, अगर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज यही लोग कर लेंगे तो कोर्ट क्या करेगी फिर, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो कमीशन, ये तो खुद से ही मतलब अब ये देख करके सेक्शन 75 देख करके तो हमें वैसे भी समझ में आ रहा है कि ये 3 चीजें जो है, हालांकि क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है इस वजह से मैंने आपको बताया, ये 3 चीजें जो है कोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 75। सेक्शन 76 हमें बताता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में। तो ये जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है बेसिकली नहीं, सेक्शन 76 नहीं, सेक्शन 77 लेटर रिक्वेस्ट के बारे में बताता है। सेक्शन 76 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो यहाँ पर कमीशन जो है दूसरे कोर्ट को किया जा रहा है। ये हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन किसी दूसरे स्टेट में अगर सिचुएटेड है तो, ठीक है। हाई कोर्ट को नहीं होता कभी भी, ठीक है, ये याद रखना कि हाई कोर्ट को नहीं होता, बस इतना चीज़ आप याद रखो। नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट जो आपके उसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में, उसको आप हाईलाइट कर लो। सेक्शन 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में बताता है। जैसे हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करती है, किस लिए, किसी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, किसी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए जो कि आउटसाइड इंडिया है। तो ये आपको याद रखना है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्यों इशू किया जाता है, विटनेस को एग्जामिन करने के लिए। समन अगर लिखा है तो समन में मत लगाना, एग्जामिन करने के लिए विटनेस को, समन पे अगर कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे अगर समन एंड एग्जामिन लिखा हुआ है तो उस पर आपको टिक नहीं करना, जहां पर सिर्फ एग्जामिन लिखा हुआ है वो चीज आपके लिए सही है, ठीक है। और ये कैसा विटनेस है, ये एक ऐसा विटनेस है जो कि इंडिया के बाहर है, ठीक। सेक्शन 77 कमीशन बाय फॉरेन कोर्ट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन देख लो ये इशू किया जा सकता है बाय द कोर्ट इन इंडिया, जहां बट सीपीसी डू नॉट अप्लाई। कोर्ट जहां पर कोर्ट जो स्टैब्लिश्ड है, कंटिन्यूड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। और तीसरी बात क्या है, कोर्ट ऑफ एनी स्टेट और कंट्री आउटसाइड इंडिया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता हमसे। अब जो है आपका
सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस है। अब ये थोड़ा सा गवर्नमेंट वाला सिस्टम है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके प्री के लिए। सबसे पहले तो सेक्शन 79 से 88 तक है ये आपका, ठीक। सेक्शन 79 कहता है कि सूट जो है अगर बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो अगर यूनियन का कोई मामला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मामला है तो जैसे आप देखते हो कि कोई अगर केस है जैसे लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो वाला जो केस था एसिड अटैक वाला, तो यूनियन ऑफ इंडिया का क्या मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रहा है, मतलब पूरे यूनियन को कहा जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट से अगर रिलेटेड है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे स्यू करेंगे। बस इतनी सी बात इसमें यही है कि स्यू किसके नाम पे किया जाएगा, यही बात जो है इसमें बताया गया है कि अगर भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट के नाम पर, ठीक है। सेक्शन 80 इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसमें नोटिस के बारे में बताया गया है कि अगर आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी सूट फाइल इंस्टीट्यूट, सूट अगर फाइल मेरे मुंह से निकल जा रहा है तो आपको सूट फाइल नहीं कहीं पर भी बोलना, ना ही कहीं लिख करके आना, सूट हमेशा इंस्टीट्यूट किया जाता है, ठीक है। तो सूट अगर इंस्टीट्यूट करना है आपको क्या नाम है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो आपको 2 महीने का एटलीस्ट नोटिस देना होगा। वो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि अगर अर्जेंट केसेस हैं तो कोर्ट जो है सुन लेती है, वरना जो प्रोसीजर है वो 2 महीने तक जो है 2 महीने का नोटिस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 2 महीने का टाइम होता है, ये 2 महीने का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक चीज इसमें और भी इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई फॉर्मेट है क्या कि नोटिस देने का, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में जो है नोटिस पहुंचना चाहिए क्या नाम है गवर्नमेंट के पास, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं होता, बस इतना हो जाए कि हाँ भाई एक नोटिस है, ये आप आइडेंटिफाई कर पाए, मतलब गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर पाए कि उनके खिलाफ कोई केस हुआ है। अच्छा, ये वाली जो बात है कि कोई कंटेंट नहीं है नोटिस का या फिर कोई फॉर्मेट नहीं है, ये इस केस में कहा गया था। ये केस का नाम लिख लो आप लोग अपने बेयर एक्ट में, केस का नाम क्या है, वाई सवारी मुथु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो ये चीज एक इम्पॉर्टेंट है नोटिस से रिलेटेड, जिसमें बताया गया कि कंटेंट जो है नोटिस का ये इतना नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। सेक्शन 80 से रिलेटेड है केस, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। हाँ, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कोई सूट है गवर्नमेंट से रिलेटेड बाय और अगेंस्ट अगर उनके है, और अगर कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई अगर एक्ट उन्होंने किया है और तब अगर कोई बंदा जो है उन्हें स्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बट 2 मंथ की एक्सपायरी के बाद ही जो है सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। पहले नोटिस देना होगा, कोई अगर जवाब नहीं आया तो 2 मंथ एक्सपायर हो गए हैं, आप सूट इंस्टीट्यूट कर दीजिए। जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि अगर सूट इनके अगेंस्ट है तो आप किसको दोगे नोटिस, ये चीज पूछी जाती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो उनके सेक्रेटरी को जाएगा ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। अगर रेलवे है तो जनरल सेक्रेटरी ऑफ रेलवे होगा। ये चीज मैं लिख देती हूँ, ठीक है, कि कौन कहाँ पर किसको क्या जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये चीज हो गई। और अगर रेलवे को देना है, अगर रेलवे है तो जनरल सेक्रेटरी ऑफ रेलवे। अब ये थोड़ा सा इनक्लैरिटी समझना, अभी लिखते चलो नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट, तो चीफ सेक्रेटरी जहां ऐसे है वहां सेक्रेटरी है, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट। फिर अगर यहां से मैं लिख रही हूँ, और अगर एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट है, एनी अदर अगर स्टेट गवर्नमेंट तो सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट, सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट, या फिर कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखना, ये ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि रेलवे को अगर देना है तो किसको जाएगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर है तो किसको जाएगा, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगर और फिर पुलिस ऑफिसर है तो, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है तब क्या, तो 2 बातें इसमें, या तो डायरेक्टली दे दो उन्हें डायरेक्टली, हाँ ठीक है, डायरेक्टली दे दो, मतलब पर्सनली, डायरेक्टली क्या पर्सनली दे दो, ठीक है, पर्सनली दे दो, या फिर उसके ऑफिस पर भी छोड़ सकते हैं, लीव एट हिज ऑफिस। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखनी है कि किसको जो है जाता है नोटिस, ठीक है।
हाँ, तो जो है सेक्शन 80 के आप सबसेक्शन 2 में देखोगे, सबसेक्शन 2 में आप देखोगे कि सूट अगर अर्जेंट है या इमीडिएट रिलीफ चाहिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो कोर्ट परमिट कर देती है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कोई नोटिस इशू नहीं किया जाता है, ठीक है। और फिर अगर जो है पार्टीज को सुनने के बाद, जैसे अगर मान लो अर्जेंट इशू था, कोर्ट को अगर उस वक्त लगा, फर्स्ट इंस्टेंस में अगर कोर्ट देख रही है और उन्हें लग रहा है कि अर्जेंट इशू है, तो उन्होंने भाई परमिट कर लिया कि ठीक है, विदाउट नोटिस परमिट कर लिया। लेकिन अगर कोर्ट को कोई फिर इमीडिएट रिलीफ नहीं लगा कि कोई इमीडिएट रिलीफ जो है वो मतलब नहीं हम ग्रांट कर सकते हैं, तो कोर्ट जो है प्लेंट को रिटर्न करेगी और प्लेंटिफ से कहेगी कि भाई साहब आप जो है नोटिस दे करके आइए, ठीक है, कंप्लाई करें, पहले आपकी नोटिस दें उसके बाद आप आए, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्रॉपर हियरिंग जो है इसमें नेसेसरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ये आपको याद रखना है। और सेक्शन 80 के सबसेक्शन 3 में आप देखोगे तो कोई डिसमिसल नहीं होगा। अगर कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, कोई भी टेक्निकल डिफेक्ट है मान लो, तो उसमें जो है सूट को डिसमिस नहीं किया जाता। तो ये चीज आप लिख लो, याद रखना, लिख के लो, मतलब अपने सबसेक्शन 3 में मार्क कर लो, ठीक। फिर सेक्शन 81 जो है आपका, सेक्शन 80 के साथ 82 पढ़ो, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के बारे में बात हो रही है। जैसे मान लो कि भाई सूट इंस्टीट्यूट हो गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट हार गई, तब क्या होगा, अब तो डिक्री का एग्जीक्यूशन कराएगा डिक्री होल्डर। तो वो जो एग्जीक्यूशन करा रहा है डिक्री होल्डर, जब पास हुआ है अगेंस्ट यूनियन या फिर स्टेट के अगेंस्ट, तो वो 3 महीने का टाइम याद रखिए आप लोग, 3 महीने डिक्री के दिन से 3 महीने तक जो है उसको एग्जीक्यूट, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट को बहुत बिजी जो है माना गया है, तो उस वजह से उनको थोड़ा सा टाइम दिया गया है कि उनको 3 महीने का टाइम दिया जाए, ठीक है, 3 महीने का टाइम दिया जाए, उसके बाद जो है आप एग्जीक्यूट करा लो, ठीक है। 3 महीने तक एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसके बाद एग्जीक्यूट हो सकती है। ये 3 महीने कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री। सेक्शन 81 जो है इसमें कुछ एग्जेम्पशन बता रखे हैं कि पर्सनल अपेयरेंस नहीं होगा, ठीक है, मतलब पर्सनल अपेयरेंस वो खुद अपेयर नहीं करेंगे कोर्ट में, अरेस्ट और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहे हम लोग छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 83 भी बहुत ज़्यादा जो है रेलिवेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है बताया गया है कि एलियन जो है कब स्यू कर सकते हैं। तो एलियन एनिमी जो इंडिया में रह रहे हैं, उनके एलियन कुछ फ्रेंड्स हैं, तो स्यू कर सकते हैं, लेकिन परमिशन चाहिए होगी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। यहाँ पर ये चीज़ बस देख लेना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। फिर सेक्शन 84 में कब फॉरेन स्टेट स्यू कर सकते हैं, तो कब फॉरेन स्टेट स्यू कर सकते हैं, फॉरेन स्टेट में स्यू इन एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट, किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 85 में हमें बताया सूट अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स, नहीं 85 में नहीं, 86 में बताया गया है। 85 में पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोसिक्यूट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ ये फॉरेन रूलर्स वगैरह, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इनको एज अ रिकग्नाइज एजेंट डीम किया जाता है, बस इतना याद रखना। सेक्शन 86 जो है सूट अगेंस्ट रूलर्स, एम्बेसडर्स, फॉरेन रूलर्स एंड एनवॉयज के बारे में बताया गया। तो नो फॉरेन स्टेट मे बी स्यूड इन एनी कोर्ट अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट एक्सेप्ट विद द, याद रखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए, सर्टिफाइड इन द राइटिंग। ये राइटिंग में सर्टिफाई कौन करेगा, सेक्रेटरी, उनका सेक्रेटरी जो है वो सर्टिफाई करेगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन एज अ टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी स्यू विदाउट सच कंसेंट एज अ फॉर फॉरेन स्टेट फ्रॉम whom he holds or claims to hold the property, इट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट कोई भी डिक्री जो है एग्जीक्यूट इनके अगेंस्ट नहीं हो सकती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और कुछ लोगों को इसमें अरेस्ट भी नहीं किया जाता। किसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, कोई अगर रूलर है, ठीक है, फॉरेन स्टेट का, उन्हें नहीं, कोई एम्बेसडर है, एनवॉय है, उन्हें नहीं, कोई हायर कमिश्नर है कॉमनवेल्थ कंट्री का, तो उन्हें भी जो है वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें हैं जो याद रखनी है, ठीक है। ये आपके लिखा हुआ है यहाँ पर सबसेक्शन 4 में, तो वो देख लेना आप लोग। सबसेक्शन 4 में नहीं, सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है, मार्क कर लो यहाँ पर कि इन लोगों को जो है अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये हो गया हमारा सेक्शन 86 हो गया। अब हम आएंगे सेक्शन 87 पे। तो सेक्शन 87 नॉट सो इम्पॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, अगर नहीं देखोगे तो चलेगा। सेक्शन 88 पर आ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें इंटरप्लीडेड सूट के बारे में बताता है, और इसको हम ऑर्डर 35 से कनेक्ट करके पढ़ेंगे,
ठीक, छोटा सा ऑर्डर है, छोटा सा सेक्शन है, ठीक है। इंटरप्लीडर सूट जो होता है बेसिकली ये डिफेंडेंट्स के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? डिफेंडेंट्स के बीच में होता है, बिटवीन द टू डिफेंडेंट्स। ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी बताते हैं क्यों कह रहे हैं हम। पहले हम ऑर्डर 35 खोल लें, ठीक है, ताकि मेरा फ्लो ना टूटे उस वक्त बताते वक्त। देखो ये वाला जो ऑर्डर होता है, मतलब ये वाला जो इंटरप्लीडर सूट है, ये डिफेंडेंट्स इंटरसी होता है। डिफेंडेंट्स इंटरसी क्या होता है? डिफेंडेंट इंटरसी एक तरीके से कह सकते हैं दो डिफेंडेंट के बीच में। तो अगर हम कहना हो कि इंटरप्लीडर सूट क्या है तो हम कहेंगे डिफेंडेंट्स, एक वर्ड में अगर हमें समझाना हो तो डिफेंडेंट्स इंटरसी। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? मान लो ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ नहीं होता, इसमें होता है, प्लेंटिफ होता है। प्लेंटिफ का काम क्या होता है? बेसिकली प्लेंटिफ एक ऐसा पर्सन है यहाँ पर कि मान लो जैसे प्लेंटिफ को कोई चीज ऐसे, कोई ऐसे बहुत महंगी सी चीज, वैल्यूबल कोई ऐसी चीज उसको रास्ते में पड़ी हुई मिली। 2 दिन बाद 2 लोग आए उसे क्लेम करने के लिए, ठीक है। 2 दिन बाद 2 लोग आए उसे क्लेम करने के लिए। एक कह रहा है कि ये मेरा, दूसरा कह रहा है कि ये उसका है, ठीक। अब उसको नहीं समझ में आ रहा है कि किसको देना चाहिए, तो वो जाकर के एक इंटरप्लीडर सूट को जो है इंस्टीट्यूट करेगा कोर्ट में और कहेगा भाई ये रही प्रॉपर्टी, जो भी उसको वैल्यूएबल प्रॉपर्टी मिली थी, प्रॉपर्टी कोर्ट में जमा करेगा, कहेगा ये इन दोनों के बीच का मामला है, आप जो है देख लीजिए। तो बेसिकली जो सूट तो वो इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, तो वो तो एक प्लेंटिफ हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये 2 डिफेंडेंट के बीच में हो रहे हैं, जो 2 आपस में लड़ रहे हैं, ये इनके बीच में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जिसने सूट इंस्टीट्यूट किया है, जो हमारा प्लेंटिफ है, उसको जो भी कुछ कॉस्ट वगैरह होती है वो मिल जाती है, मतलब कि जो भी कुछ उसका खर्चा वगैरह हुआ है सूट को इंस्टीट्यूट वगैरह करने में, ये सारी चीजें हो जाती हैं। बाकी राइट को डिसाइड किया जाएगा 2 डिफेंडेंट्स के बीच में। ये होता है इंटरप्लीडर सूट, ठीक। तो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन है अगर क्लेम कर रहे हैं किसी डेट को, कोई पैसे को, कोई प्रॉपर्टी को, चाहे वो इमूवेबल हो, मूवेबल हो, किसी तीसरे पर्सन से, तो जो क्लेम कर रहा है उसका, तो जो है वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। बस इतना बात आपको याद रखनी है, वो जो है इंस्टीट्यूट कर सकता है इंटरप्लीडर सूट, ठीक है। क्यों कर रहा है वो? एक डिसीजन ऑब्टेन करने के लिए कि भाई किसका है ये चीज, ठीक है, ये ऑब्टेन करने के लिए। और वो इंडेमनीफाई फॉर हिमसेल्फ। इंडेमनीफाई मतलब जो भी कुछ कॉस्ट वगैरह उसको लगा है सूट इंस्टीट्यूट वगैरह करने में, जैसे मैंने आपको बताया, वो उसको दिया जाएगा। अच्छा, कौन से केस में जो है इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है? कौन से केस में इंटरप्लीडर सूट को इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता है? तो जहां पर सूट ऑलरेडी पेंडिंग है, आपके प्रोवाइजो में सेक्शन 88 के लिखा हुआ है कि जहां पर सूट ऑलरेडी पेंडिंग है उन दोनों पार्टीज के बीच में, वहां पर जहां पर सूट पेंडिंग है तो उसमें एक प्लेंटिफ होगा, एक डिफेंडेंट होगा। तो ऐसे में जो है सिर्फ इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, अन्यथा सारे मामलों में हो सकता है, ठीक। पर सूट पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक। ये हो गया। अच्छा, ऑर्डर 35 देख लेते हैं। ऑर्डर 35 में बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर 35 में अगर आप देखोगे, आपका जो रूल 5 है, रूल 5 ये कहता है कि एजेंट्स एंड टेनेंट्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे इंटरप्लीडर सूट को। अब जैसे मान लो कि एक प्रिंसिपल है, जैसे मान लो आई एम प्रिंसिपल ऑफ समवन, मैंने अपने एजेंट को अपनी कोई बहुत ऐसे महंगी वाली घड़ी दी, मैंने कहा तुम इसको अपना संभाल के रखना, ठीक है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, कोई थर्ड पर्सन आ गया उस पर्टिकुलर घड़ी को क्लेम करने के लिए, तो क्या अब यहाँ पर मेरा एजेंट कोर्ट में जा सकता है, सूट इंस्टीट्यूट करेगा और फिर कहेगा कि पता लगाओ, कोर्ट से कहेगा पता लगाओ कि किसका है ये? ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं एज अ प्रिंसिपल मैंने उसको वो चीज़ दी है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो वही चीज़ प्रिंसिपल के केस में भी और टेनेंट के केस में भी है कि मान लो कि कोई किराएदार अगर मेरे घर में रह रहा है और मैं उससे किराया मांग रही हूँ, कोई दूसरा पर्सन भी अगर उससे किराया मांग रहा है, तो वो मेरे जो है अगेंस्ट जाकर के सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेगा कोर्ट में कि ठीक है कि आप राइट डिसाइड कर दो इन दोनों लोगों का कि भाई अब तो पहले तो किराया ये इनको दे रहे थे, किराया इनको मतलब ये हमसे किराया मांग रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन कोई अगर वैल्यूबल रीजन है, कोई ऐसा रीजन टू बिलीव है, अगर ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं आई एम नॉट हिज प्रिंसिपल और समथिंग एल्स, या मैं उसकी लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो, लेकिन रीजन टू बिलीव होना चाहिए, कोई वैल्यूबल रीजन होना चाहिए, तो उस केस में जो है एजेंट कोर्ट जा सकता है। ये आपका इलस्ट्रेशन बी में दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार इलस्ट्रेशन बी। देखो, ए डिपॉजिट अ बॉक्स ऑफ जूल्स विद बी एज हिज एजेंट। ए ने जो है बी एज उसका एजेंट था, बी उसको जो है एक
डिब्बा दिया जिसमें खूब सारे गहने वगैरह थे. He then writes to C for the purpose of making the jewels a security for a debt due from himself to C. तो अब इसमें ए क्या करता है, ए सी से ये कहता है कि मैं जो है एज अ सिक्योरिटी तुम्हें ये जूल्स देना चाहता हूँ, एज अ सिक्योरिटी तुम जो है इन्हें अपने पास रख सकते हो. ए आफ्टरवर्ड्स alleges that C's debt is satisfied and C alleges the contrary. ए जो है बाद में कहता है कि मैंने तो सी की डेट को सेटिस्फाई कर दिया है, मतलब उसकी डेट मैंने और किसी तरीके से मैंने उसको पैसा दे दिया, लेकिन सी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने तो एज अ सिक्योरिटी वही जो गहनों का जो डिब्बा है वही रखा है जो एजेंट के पास रखा हुआ था. तो ऐसे में अगर चीज है तो ऐसे में तो भाई बी जो है उसका एजेंट है ना, बी तब अप्लाई कर सकता है इंटरप्रेटर सूट के लिए. ठीक है, बी तब अप्लाई कर सकता है इंटरप्रेटर सूट के लिए, ये आपको याद रखना है. और ये एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिएगा, पूछा गया था. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 88, इंटरप्रेटर सूट हमारा कंप्लीट हो गया. सेक्शन 89 हमें सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट के बारे में बात करता है. इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता. इसकी एनफोर्समेंट डेट याद रखना 1 जुलाई 2002. ठीक, मतलब याद रखना. ठीक है, कब कुछ कह नहीं सकते, कभी भी पूछ सकते, क्योंकि ये थोड़े से अमेंडमेंट वाले जो सेक्शन होते हैं इनका कह नहीं सकते कि कब अमेंडमेंट का डेट आपका आ जाएगा. इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें आर्बिट्रेशन दे रखा है, कंसिलिएशन दे रखा है, जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत दे रखा है और आपका मीडिएशन दे रखा है. नेगोशिएशन को एक और आपका ऑप्शन बना के डाल दिया जाता है. तो आपको ये याद रखना है कि आपके सेक्शन 89 में नेगोशिएशन कहीं भी नहीं दे रखा. ठीक, ये एडीआर के सिर्फ 4 तरीके दे रखे हैं. क्या? आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत और आपका ये मीडिएशन. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन और 89. अब 90 में फ्रेंडली सूट के बारे में बताया है. नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसको जो है याद रखो कि ऑर्डर 36 सेक्शन 90 और ऑर्डर 36 में जो है इस बारे में बात करी गई. बस इतना जो है आपको याद रखना है. सेक्शन 91 हमें पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताता है. तो पब्लिक न्यूसेंस से रॉन्गफुल एक्ट के लिए सूट जो है डिक्लेरेशन के लिए, इंजंक्शन के लिए या किसी अदर रिलीफ के लिए इंस्टीट्यूट कौन करेगा? एडवोकेट जनरल कर सकते हैं या फिर 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति. कौन? बाय द लीव ऑफ द कोर्ट. बाय द लीव ऑफ द कोर्ट होगा, परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक की उनको कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है. जो पर्सन सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर सेक्शन 92 में हमें पब्लिक चैरिटी के बारे में बताया गया है. इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वही है कि जो हमें सेक्शन 91 में बताया गया कि एडवोकेट जनरल और 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति करेंगे, तो वही यही चीज यहाँ पर भी है, लीव ऑफ द कोर्ट के से करेंगे. ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है. अब हमारा सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका पार्ट 6 है कि 94 में हमें सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग दे रखा है. तो सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग क्यों किया होती है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में. कि भाई एंड्स ऑफ जस्टिस ना हो, मतलब कि ये चीज डिफीट ना हो, जस्टिस, नेचुरल जस्टिस का जो है फिनोमेना हमेशा अपहेल्ड रहे, इस वजह से जो है सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स चलती है. क्यों होता है ऐसा, क्यों किया जाता है? एक इशू ऑफ मतलब किस तरीके से होती है ये? वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाता है. ठीक है, डिफेंडेंट को डायरेक्ट किया जाता है कि कोई सिक्योरिटी फर्निश करे या फिर प्रॉपर्टी को उसके अटैच किया जाता है. टेम्पररी या फिर आपका टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है. ठीक है, और अगर उसने डिसओबे किया, मतलब टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट ने दे दिया, उसके बाद भी वो बंदा नहीं मान रहा है, उसने डिसओबे किया, तो उसको सिविल प्रिजन में भेजा जा सकता है. रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है, या फिर कोई अदर इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर को अगर देना है, तो वो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का मतलब होता है बीच में जो कोर्ट ऑर्डर देती है, इंटरिम ऑर्डर टाइप का वो. ठीक है, फिर सेक्शन 95 में हमें कॉम्पनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स. तो अगर जब हमारा प्लेंटिफ फेल हो जाता है, ठीक है, और उसके पास कोई रीजन नहीं है सूट को इंस्टीट्यूट करने का, या फिर नॉट मोर देन कॉम्पनसेशन जो है वो 50,000 से ज्यादा जो है कॉम्पनसेशन नहीं लगाया जाएगा, और या फिर कोर्ट की जो एक्सीडिंग पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है उससे ज्यादा नहीं. मतलब कि अगर कुछ ऐसी चीज है कि प्लेंटिफ फेल हो गया प्रूफ करने में, ठीक है, तो और कोई उसके पास सूट इंस्टीट्यूट करने का कोई रीजन नहीं था, और अगर उसने सूट इंस्टीट्यूट किया है तो 50,000 रुपए तक का कॉम्पनसेशन उसे देना पड़ सकता है. लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50,000 या 50,000 का आंकड़ा आपको याद रखना है, और कोर्ट के पेक्यूनियरी या फिर कोर्ट के पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और अगर ऐसा ऑर्डर आ गया है तो फिर कोई सेपरेट सूट जो है वो रॉन्गफुल अरेस्ट के लिए, आपका अटैचमेंट के लिए या इंजंक्शन के लिए फाइल नहीं किया जाएगा किसी भी इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पर. ये आपको याद रखना. तो ये आपका सेक्शन 95 हो गया.
देखो सेक्शन 95 समझ में आया ना। सेक्शन 95 ये कह रहा है कि जो आपका, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो अरेस्ट करवाया गया है जजमेंट डेटर का, या मतलब अगर किसी का भी अरेस्ट करवाया गया है, अटैचमेंट कराया गया है प्रॉपर्टी का, या इंजंक्शन अगर करवाया गया है, ये इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पर है, ठीक है, प्लेंटिफ मतलब कोई भी पर्सन फेल हो गया, प्रूव नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 95। अब 96 में हमें अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री देखना है। 96 में हमारे पास अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री है। तो देखो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री में क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम ऑर्डर 41 से वैसे रिलेट करके पढ़ते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर 41 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही जो है रूल्स इसमें इंपॉर्टेंट है। 96 में अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री के बारे में बात करेंगे। एक ओरिजिनल डिक्री से अपील हो सकती है। दूसरे सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि एक्सपार्टे भी हो सकता है। सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री अगर है तो उसमें अपील नहीं हो सकती, कॉम्प्रोमाइज डिक्री अगर है तो उसमें अपील नहीं हो सकती है। और सबसेक्शन 4 जो है इसको अमेंड किया गया था 1999 में। और इसमें एक चीज आप याद रखो कि ये जो 10,000 वाला मामला, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है वो 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना जो है आपको इसमें याद रखना है। फिर है आपका सेक्शन 97, तो अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री। इसमें मना किया गया है कि अगर आपने प्रिलिमिनरी डिक्री पर अपील नहीं करी, देखो प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है, प्रिलिमिनरी डिक्री के बेसिस पर ही तो फाइनल डिक्री आती है, ठीक है, उसके बेसिस पर ही तो फाइनल डिक्री आती है। अब पहले डिग्री से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब फाइनल डिग्री आ गई तब आपको प्रॉब्लम है और आप अपील में जा रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करने दिया जाएगा। जिस भी किसी सूट में अगर पहले प्रिलिमिनरी डिग्री आ चुकी है और अगर उस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो आपको फाइनल डिग्री पे जो है कोई हक नहीं है, मतलब आप फाइनल डिग्री जो आपकी आई है उस पर आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेक्शन 98 में मेजोरिटी की बात करी गई है, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 99 में हमें बताया गया है कोई भी डिक्री जो है रिवर्स नहीं करी जाएगी, मॉडिफाई नहीं करी जाएगी। कोई एरर या इरेगुलरिटी हो गया है नॉट इफेक्टिंग, या फिर जब वो मेरिट्स को अगर इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो अगर मेरिट्स को इफेक्ट कर रहा है तो कर सकते हैं, मतलब डिग्री को रिवर्स किया जा सकता है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 99A में हमें बताया गया है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 को रिवर्स नहीं किया जाएगा या मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। अंडर सेक्शन 47 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, ठीक है। अनलेस सच एरर, डिफेक्ट और इरेगुलरिटी प्रीजुडिशियली अफेक्टेड द मेरिट्स ऑफ द केस, मतलब वही चीज कही गई कि 47 में अगर कोई ऑर्डर आया है उसको रिवर्स या मॉडिफाई तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वो कोर्ट्स के मेरिट को अगर हिट नहीं कर रहा। अगर हिट कर दे रहा है तो भाई करना पड़ेगा उसमें चेंज, नहीं तो नहीं होगा चेंज, ठीक है। फिर हमें सेक्शन 100 में क्या बता रखा है, हमें सेक्शन 100 में बता रखा है सेकेंड अपील के बारे में। तो सेकेंड अपील हमेशा हाई कोर्ट में होती है और ये हमेशा सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होगी, ये आपको याद रखना है। हाई कोर्ट में आप ऐसे ही कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ चाहिए। एक्सेप्शंस हैं, डेफिनेटली हैं, ठीक है। और फिर जहां पर सबसेक्शन 4 में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जहां पर जो है हाई कोर्ट सेटिस्फाई है कि कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो क्वेश्चन एक फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। और सबसेक्शन 3 में बस इतना याद रखो कि एक अपील का भी मेमोरेंडम होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बस अपील का भी एक मेमोरेंडम का मतलब एक फॉर्मेट होता है, पीछे देखोगे तो उसमें फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 100A में बताया गया है कि कोई भी अपील नहीं होगी कब, इन सर्टेन केसेस। वो सर्टेन केसेस क्या है, जब सिंगल जज ने, एक जज ने, हाई कोर्ट के अगर एक जज ने कोई अपील अगर मतलब कोई अगर डिसीजन दिया है तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती, बस इतनी बात आपको 100A में याद रखनी है, ठीक है। फिर 101 में सेकेंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड्स, किसी भी दूसरे ग्राउंड्स पर अपील नहीं होगी जितना हमें सेक्शन 100 में बताया गया है, यानी कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के अलावा किसी पर नहीं होगी, जो भी बातें हमें इसमें बताई गई है उसके अलावा नहीं। फिर 102 में बताया गया है कि कोई भी सेकेंड अपील नहीं होगी इन सर्टेन केसेस। तो वो सर्टेन केसेस क्या है, नो सेकेंड अपील शैल लाई फ्रॉम एनी डिक्री वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट इज फॉर द रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज। अगर 25,000 से ज्यादा का मामला, अगर 25,000 से कम का मामला है, नॉट एक्सीडिंग लिखा है ना, तो अगर 25,000 से कम का मामला है, 25,000 से अगर कम का मामला है, तो यहाँ पर हाईकोर्ट को सेकेंड अपील नहीं जा सकती। ज्यादा का है तो जा सकती है डेफिनेटली, कम का है तो नहीं जा सकती, ठीक है।
सेक्शन 103 में जो है हमें पावर ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बताया हुआ है, ये आप अपने आप से देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा बहुत मतलब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 104 में हमें कुछ ऑर्डर की लिस्ट बताई हुई है जहां पर अपील लाई करती है, तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है, कि कहाँ पर जो है अपील लाई करती है, और इसका जो कनेक्टिंग ऑर्डर है वो हमारा ऑर्डर 43, ठीक। और आपका फिर 107 इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमें बताता है कि कोर्ट के अपीलाट कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर है, तो केस को फाइनली डिटरमाइन करने की, केस को रिमांड करने की, इश्यूज फ्रेम करने की और उन्हें ट्रायल के लिए रेफर करने की, या फिर कोई एडिशनल एविडेंस भी ले सकती है कोर्ट, ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि एडिशनल एविडेंस लेना चाहिए तो। और यहाँ पर उनके पास डिक्री को मॉडिफाई करने की पावर होती है, ये आप लिख लें, नहीं लिखा हुआ है, पावर टू मॉडिफाई डिक्री भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और सेक्शन 108 में हमें प्रोसीजर बताया हुआ है, अपील्स फ्रॉम अपीलाट डिक्री एंड ऑर्डर, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट बताया हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है। अब हमारे पास रेफरेंस, रिव्यू और रिविजन है, तो इसमें प्री मेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका मेंस में भी इससे सवाल बनते हैं। तो रेफरेंस क्या होता है? सबसे पहले बात तो रेफरेंस हमें सेक्शन 113 में दे रखा है। यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है ना, वो अपने हायर कोर्ट को, हाई कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट को, जिससे वो सबऑर्डिनेट है, उसको कोई मामला रेफर करती है जहां पर उन्हें लग रहा है कि कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन है, तो ठीक है, वो रेफर कर देती है ओपिनियन के लिए, ठीक है, मतलब सॉरी, ओपिनियन, हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए वो रेफर कर देती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई रीजनेबल डाउट है या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो कुछ भी अगर है, अगर उन्हें लग रहा है क्वेश्चन ऑफ लॉ पर अगर कोई रीजनेबल डाउट है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो रेफर कर देती है। सेक्शन 113 में ऐसा दिया हुआ है, बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद सेक्शन 114 में हमें रिव्यू के बारे में बताया हुआ है। तो रिव्यू जो है सेम कोर्ट में किया जाता है, इतना याद रखो कि रिव्यू हमेशा सेम कोर्ट में होता है, ठीक है। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आई है तो जो है रिव्यू के, जजमेंट के रिव्यू के लिए अप्लाई किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमें सेक्शन 115 है हमारे पास, जो कि हमें रिवीजन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट नहीं, आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट अगर पावर के बियॉन्ड जाकर के उन्होंने कोई काम कर दिया, अल्ट्रा वायर्स यानी कि अगर कोई काम कर दिया है, तो हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो केस को ले लें और उसके बाद अपना वो देखेंगे, वो प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये जो केसेस हैं बेसिकली वो केसेस रिवीजन के लिए जाते हैं जिनमें अपील का प्रावधान नहीं होता, मतलब जिनमें आप अपील नहीं कर सकते ना, उसमें आप रिवीजन के लिए जा सकते हो, ठीक है। बाकी अपील को एक बेटर रेमेडी माना गया है, तो जहां पर आप अपील कर सकते हो तो कोर्ट यही कहती है कि आप अपील कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें जब ऑब्वियसली जब आपने डीप में सीपीसी पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो ये हमारा रिवीजन वाला सिस्टम हो गया है। और ये जो आपका ये पार्ट 9 है, कुछ भी इससे ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें पार्ट 10 में जो आपका रूल्स के बारे में बताया गया है, 122 में ये देख लो कि सर्टन हाई कोर्ट के पास पावर है रूल बनाने की, और 125 में भी अदर हाई कोर्ट के पास पावर है रूल बनाने की। इसको ऊपर बस पढ़ लेना, ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मिसलेनियस वाला पार्ट कोई भी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट को, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। 143 पर आ जाओ सीधे। 143 में हमें बस ये 143 वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन बेस्ड ही पूछा जाता है कि पोस्टेज किस में दे रखा है, तो 143 में दे रखा है, याद रखना। 144 हमें रेस्टिट्यूशन के बारे में बताता है। रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन है जिसको हार्म हुआ है, ठीक है, तो उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आना, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर रेस्टिट्यूट करना। तो ये आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें एक बात ये है जो सब सेक्शन 2 में दे रखी है कि कोई भी सूट जो है इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग रेस्टिट्यूशन और अदर रिलीफ, ठीक है, जो भी सब सेक्शन 1 के अंडर में बता रखी है, यानी कि एक सेपरेट सूट को आप इंस्टीट्यूट नहीं करोगे। जो भी अगर आपको चाहिए तो आप उसी जो है केस में बता सकते हो, ठीक। इसका आप सबको मैगजीन पता होगा, एक्टस क्यूरेई नेमिनम ग्रेवाबिट, एक्टस क्यूरेई नेमिनम ग्रेवाबिट, दैट मीन्स एक्ट ऑफ कोर्ट हार्म्स नो वन, ठीक। तो ये हो गया आपका सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन के बारे में, या मतलब सेक्शन बेस्ड भी आता है, याद रखना पूछा जाता है कि रेस्टिट्यूशन कौन से सेक्शन में आपका दे रखा है, ठीक है। फिर हमारे पास है सेक्शन 148 जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कहता है कि एनलार्जमेंट ऑफ टाइम, यानी कि कोर्ट अगर चाहे तो कोई, जैसे पढ़ लेते हैं एक बार इसे, where any period is fixed or granted by the court for the doing of an act, of any act prescribed or allowed by this code। कोई एक पीरियड फिक्स किया गया इस कोड के द्वारा, ठीक है,
जो कि कोर्ट ग्रांट करती है, कोर्ट के द्वारा फिक्स किया गया, यानी कि सीपीसी के द्वारा। द कोर्ट में इन हिज डिस्क्रिशन, तो कोर्ट जो है, कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन होता है, अपनी स्वेच्छा से टाइम टू टाइम उस पीरियड को एनलार्ज कर सकती है, लेकिन वो पीरियड 30 दिन से इन टोटल 30 डेज इन टोटल ही एनलार्ज कर सकती है, ज्यादा नहीं। पता चला 3-4 महीने तक नहीं कर सकती, ये सोचो कि एकदम कब तक भी कर सकती है, तो ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज के लिए कर सकती है, ठीक। इवन दो द पीरियड ओरिजिनली फिक्स्ड और ग्रांटेड में हैव एक्सपायर्ड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 30 डेज का आपके लिए टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेक्शन 148A में राइट टू लॉज और कैविएट के बारे में बताया गया। अभी कैविएट होता क्या है, ये हमें कहीं भी सीपीसी में नहीं बताया गया, बस हमें पता है कैविएट पिटिशन होती है जो कोर्ट में लगा दी जाती है। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में सुना है? एंटीसिपेटरी बेल में क्या होता है कि किसी पर्सन को लग रहा है कि उसको जो है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए या कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो वो पहले से ही बेल लगा देता है। सीआरपीसी में पढ़ा होगा, वो पहले से ही बेल लगा देता है, उसको ऐसा लग जाता है, एंटिसिपेट कर लेता है वो कि जो है मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग चल सकती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली कैविएट पिटिशन में ये होता है कि अगर जो कैविएटर होता है, ठीक है, जो कैविएट पिटिशन लगाता है उसको हम कैविएटर कहते हैं। तो वो जो कैविएटर होता है वो बेसिकली ये कर रहा है कि अगर उसके अगेंस्ट कोई भी केस आता है, कोई भी सूट इंस्टीट्यूट होता है, तो बिना उसकी नोटिस के कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगी। मतलब जो भी कुछ होता है आपको पहले उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना सा जो है इसमें आपको याद रखना है। ये याद रखना कि 148A आपका 1976 के अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये याद रखना। कभी कभी मैं आपसे बता रही हूँ, जो भी अमेंडमेंट वाले प्रोविजंस हैं उसकी ईयर पूछ सकते हैं, ईयर ऑफ अमेंडमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सेक्शन 148A सेक्शन बेस्ड भी आता है कि कैविएट का कहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये देखो, इसका एक केस भी है, निर्मल चंद वर्सेस गिरिंद्र नारायण, ये लिख लो। इस केस में क्या हेड हुआ था मैं बता रही हूँ पहले। निर्मल चंद वर्सेस गिरिंद्र, इसको हटा दो, निर्मल चंद वर्सेस गिरिंद्र नारायण, ठीक है। ये केस आप कैविएट के लिए लिख लें, ठीक है। इसमें देखो क्या हुआ था, बेसिकली इसमें ये बताया गया था कोर्ट के द्वारा कि ये एक तरीके का कॉशन या फिर एक वार्निंग होता है, जहां पर एक पार्टी जो है कोर्ट को कहती है कि आप कोई भी रिलीफ जो है, ऐसा कोई भी रिलीफ या कोई भी ऐसा एक्शन आप नहीं लेंगे बिना मेरे को बताए, ठीक है, बिना उसको इन्फॉर्म किए आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। विदाउट नोटिस, उसको बिना इंटीमेट किए हुए कि क्या चल रहा है, जो है नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक्शन 148A। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही याद रखना। सब सेक्शन 3 में ये देख लेना कि कोर्ट की ड्यूटी होती है, कोर्ट शैल वर्ड यूज हुआ है, इसलिए कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो एक नोटिस सर्व करेंगे कैविएटर को, ठीक है। हाँ, सब सेक्शन 5, हाँ ये एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कैविएट पिटिशन होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 90 डेज के लिए वैलिड होती है, 3 महीने के लिए। मतलब अगर किसी ने कैविएट पिटिशन लगाई तो वो सिर्फ 90 डेज के लिए वैलिड होगी, 3 महीने के लिए वैलिड होगी। तब तक अगर उसके अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं वगैरह हुआ है तो उसको दोबारा से उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है, 90 डेज का ही पीरियड होता है, तो 90 डेज का पीरियड आपको याद रखना है। सेक्शन 149 पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस, जहां पर कोर्ट फीस पे नहीं करी है तो कोर्ट जो है अलाउ कर सकता है उसको, मतलब ठीक है कोर्ट अलाउ कर देगा। कोर्ट फीस पे नहीं करी है तब भी कोर्ट अलाउ कर देगा, लेकिन इसी तरीके से अलाउ करेगा जैसे कि सेम फोर्स में, जैसे कि उसने फर्स्ट इंस्टेंस में फीस जमा कर दी थी, ठीक। कोर्ट अलाउ कर सकता है, ऐसा नहीं है कोर्ट पैसा वापस ले लेता है उसके पास। मान लो जैसे वो जजमेंट डिक्री होल्डर हो गया तो पैसा जो भी लगाया होता है वो ले लिया जाता है वापस, ठीक है। 150 में ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के बारे में बात करी गई, नॉट सो इंपॉर्टेंट। 151 याद रखना, सबसे पूरी सीपीसी तो देखा जाए तो अगर इसी पे आधारित है, इनहेरेंट पावर के बारे में बता रखा है कोर्ट की। तो याद रखने कुछ वर्ड्स आपको, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट, कुछ भी इस कोड में लिखा है तो वो हमारे कोर्ट को, सिविल कोर्ट को लिमिट नहीं करता है किस चीज से, अदरवाइज इफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी। अगर कोर्ट को कुछ भी ऐसा लग रहा है विच इज नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ द जस्टिस, विच इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, ठीक है, तो कोर्ट कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक। सीपीसी उसको लिमिट नहीं करती है, ठीक।
तो ये इनहेरेंट पावर के बारे में बताया गया। सेक्शन 152 याद रखिएगा, अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। सेक्शन बेस्ड भी आया है और ये भी पूछा गया है कि क्लरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक है अगर जजमेंट में तो कौन से सेक्शन में बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया सेक्शन 153 में जनरल पावर दे रखी है अमेंड की, बाकी और कुछ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने लायक। सेक्शंस के लिए जितना कुछ भी इंपॉर्टेंट था सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा और कहीं क्वेश्चन आप देख लेना, अपने PYQs देख लेना, और कहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। ऑर्डर्स के बारे में अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करी है, जितनी बात हुई थी उतनी बस कल के आज के सेगमेंट में हम लोगों ने सिर्फ ऑर्डर 35 देखा है और कोई नहीं देखा, ठीक है। तो वो हम लोग अब नेक्स्ट में डील करेंगे। सेक्शन 33 वाला जो था हमारा, सेक्शन 33 हम लोगों ने कल डील नहीं किया था। सेक्शन 33 कुछ नहीं कह रहा, सेक्शन 33 बस जजमेंट और डिक्री के बारे में बता रहा है कि कोर्ट जो है जब केस को सुन लिया गया है तो एक जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा, ठीक है, और उस जजमेंट में डिक्री फॉलो करेगी, यानी कि डिक्री हमेशा जजमेंट के बाद आती है। और वो टाइम पीरियड कहाँ दे रखा है, और 20 में दे रखा है, 15 दिन का टाइम पीरियड दे रखा है। जजमेंट आ गया, उसके 15 दिन बाद जो है डिक्री आएगी, ठीक है। जनरल रूल यही है। बाकी जो भी ऑर्डर का इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं ऑर्डर की इंपॉर्टेंट, और जो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत मेंस के लिए भी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में CPC की इसी रैपिड रिविजन में, इस रैपिड रिविजन की सीरीज में पता चल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट लग रहा है, कहीं पर कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग वो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।